जय हिंद साथियों। यह करंट अफेयर्स की क्लास है और हम 2024 का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद 2023 का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। 2023 का करंट अफेयर्स जो है वो ईयरली बुक से कंप्लीट करेंगे, तो 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। उसमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो 2024 की घटनाएं हैं उनको हमें बड़े विस्तार से और बड़े बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो है ना आपको वो इन्हीं 4 महीने से देखने को मिलेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से, है ना। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। ये तीसरा वीडियो है करंट अफेयर्स का। इसके बाद एक वीडियो और आएगा तो 2024 का करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर रहा 2023 का करंट अफेयर्स, तो कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियो में वह भी कंप्लीट हो जाए और आपका ईयरली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो है वो तैयार हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो, है ना। इस क्वेश्चन की बात करें, आज का जो पहला करंट अफेयर्स है उसकी बात करें, उससे पहले हमारा एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि वह भी इससे जुड़ जाएँ जल्दी से, है ना। फिर हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं आपसे कि जो बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, उनको हम बता दें कि सिर्फ 22 दिन ही शेष हैं और इन 22 दिन में अपना जी जान लगा दीजिए सिलेक्शन लेने के लिए। हर एक पल का यूज कर लीजिए सिर्फ पढ़ाई के लिए। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं सूझना चाहिए आपको। सारी चीज़ें एक साइड इन 22 दिनों के लिए, मिलना मिलाना, मेल जोल, दोस्ती यारी, है ना, रिश्तेदारी, सब कुछ एक साइड रख दो और इन 22 दिनों के लिए अपने आप को झोंक दो बिल्कुल किताबों में, है ना। हमारे वीडियोज़ में, अगर वीडियोज़ रिवीजन करते हो तो PDF में जैसे भी रिवीजन करते हो आप, रिवीजन को इतना करना है कि कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। करंट अफेयर्स के जो वीडियो आए हैं उनका रिवीजन कर लेना। साथ ही हम आपको बता दें जानकारी कि इसके जो करंट अफेयर्स की PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम पर जाकर अधिकारी बाबू सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो ये MCQ की क्लास नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है कि कुछ क्वेश्चन इसलिए लगा लिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस प्रकार के। तो पहली जो न्यूज़ है, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024। तो पहले न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, फिर MCQ लगाएंगे उसका। तो स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 की घोषणा कर दी गई है और यह जो पुरस्कार है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान को दिया गया है। तो किसको दिया जा रहा है? राष्ट्र स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड ये दिया जा रहा है बेंगलुरु में जो स्थित है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्था। अगर पूछा जाए किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो WHO के द्वारा प्रदान किया जाता है। पहली बार इस पुरस्कार को कब दिया गया था या स्थापना कब हुई थी? तो 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या था हमारा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं करंट अफेयर से, जैसे ये है क्वेश्चन आपके सामने। फरवरी 2024 में किसे स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि आपने अभी देखा है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और ये जो पुरस्कार है नेल्सन मंडेला अवार्ड स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, कौन प्रदान करता है? तो WHO के द्वारा प्रदान किया जाता है। पहली बार कब किया गया था? 2019 में, और तभी इसकी स्थापना की गई थी। पहले हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फरवरी 2024 में कौन LIC म्यूचुअल फंड के नए MD प्रबंध निदेशक एवं CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो LIC के कौन MD बनाए गए हैं म्यूचुअल फंड के और कौन CEO बनाए गए हैं, ये बताना है। तो जो रवि कुमार झा है ना, इनको बनाया गया है LIC म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। तो ये व्यक्तित्व से खबर है। रवि कुमार झा चर्चा में क्यों हैं? फरवरी 2024 में LIC म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुने गए। इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके देखें तो जो LIC म्यूचुअल फंड है इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1989 को की गई थी, LIC ऑफ इंडिया के नाम से। तो यह भी आपको याद रखना है कब? 20 अप्रैल 1989 की डेट। अगली खबर है संजय कुमार जैन, है ना, IRTS से खबर है और इसके बारे में देखेंगे कि IRCTC क्या है। और पहले उससे खबर देख लेते हैं, फिर स्टैटिक जीके भी देख लेंगे। देखो वर्ष 1990 बैच के वरिष्ठ IRTS अधिकारी हैं संजय कुमार जैन। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्हें IRCTC जो है ना,
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में संजय कुमार जैन को चुना गया है। थोड़ा सा IRCTC के बारे में जान लें तो यह रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक मिनी महारत्न कंपनी है। यह रेलवे की खान-पान व्यवस्था, पर्यटन, ऑनलाइन टिकट बुकिंग को संपादित करती है। 1999 को निगमित हुआ था ये संस्थान और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, फरवरी 2024 में किसने IRCTC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सही आंसर होगा संजय कुमार जैन। क्या होगा? संजय कुमार जैन इसका सही आंसर होगा। हम आपको जानकारी दे दें कि 14 महीने के करंट अफेयर्स के जो MCQ हैं, सारे के सारे MCQ आपको कराए जाएंगे। निश्चिंत रहना है आपको। 5 जून से हम करंट अफेयर्स के MCQ जो हैं वो लगाने लगेंगे और 4 जून को जो है करंट अफेयर माफ़ कीजिएगा, जो यूनिट 7 है उसके कंप्लीट MCQ का वीडियो आने वाला है 4 जून को, तो उसको भी आप तैयार रहेंगे। अगली खबर है फिट इंडिया मूवमेंट से, है ना। इसके नए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। कौन? नरेंद्र कुमार यादव। पूछा जाए फिट इंडिया मूवमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं, तो नरेंद्र कुमार यादव चुने गए हैं। इनके बारे में भी देख लेते हैं। यह 2009 के बेस्ट के IRS अधिकारी हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि फिट इंडिया मूवमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए। हम बात कर रहे हैं अजय कुमार चौधरी की, जो कि NPCI के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। NPCI क्या होता है? NPCI एक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है और यह पेमेंट संबंधी जो प्रबंधन संचालन होता है ना वो करते हैं। इसके अंतर्गत रुपए हो गया, रुपए कार्ड हो गया, IMPS हो गया, जो UPI प्लेटफॉर्म है वो गए, वो इसमें शामिल होते हैं। इसकी स्थापना जो है NPCI की 2008 में की गई है। मुख्यालय मुंबई में है और ये RBI और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। तो इतना भी आपको याद रखना है। अगली खबर है विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये पूछा गया है विज्ञान में, है ना, कब मनाया जाता है? तो ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें आपको एक पहला तो यही याद रखना है कि विज्ञान में महिलाओं का और बालिकाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 11 फरवरी 2024 को मनाया जाता है। दूसरा, इसका विषय भी आपको याद रखना है। पूछा जाए कि विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी की मुख्य विषय क्या था? तो वुमन इन साइंस लीडरशिप, आ न्यू एरा ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये याद रखना है। उद्देश्य को याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उद्देश्य से क्वेश्चन ऐसे सीधे नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फरवरी 2024 में सुशासन महोत्सव 2024, तो सुशासन महोत्सव से खबर है ये। सुशासन महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ है सुशासन महोत्सव। इसके बारे में देख लेते हैं। तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और उद्घाटन किया था भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा। इसका उद्घाटन किया गया था सुशासन महोत्सव 2024 का। अगली खबर है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले से, तो नाम ही है इसका नई दिल्ली पुस्तक मेला, तो दिल्ली में ही आयोजित किया गया होगा, है ना। विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक है। साथ ही मुख्य विषय रहा था इस बार बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। किसके द्वारा? नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली पुस्तक मेला। अगली खबर है 11वां वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन से, ये कहाँ आयोजित किया गया है? पूछा जाए कि 11वां वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दुबई में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? दुबई में आयोजित किया गया है। अगली खबर है 11वां वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन, तो ये वही खबर है, दुबई में आयोजित किया गया है ये, है ना। और भविष्य की सरकारों को आकार देना इसका विषय रखा गया था। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ये इसका विषय था 11वां वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन का। अगली जो खबर है वो DRDO से है, शायद इसरो से, है ना। किस संगठन को वर्ष 2023 के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर होगा इसरो। किसको उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? इसरो को। इससे संबंधित न्यूज कुछ इस प्रकार से है कि न्यूज नहीं है कुछ, बस इतनी ही थी, है ना, तो ऐसे याद रख लेना है। पूछा जाए कि
उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसरो को प्रदान किया गया है। अगली खबर है 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव से बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है 27वां, ये मनाया गया है 2024 में। कहाँ पर? नासिक, महाराष्ट्र में। क्या था कार्यक्रम? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त रूप से मनाया गया है। थीम थी इस बार सक्षम युवा समर्थ भारत, विकसित भारत 2047 युवा के लिए युवा के द्वारा, ये इसकी थीम थी। किसने उद्घाटन किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस बार 161वीं जयंती मनाई गई है स्वामी विवेकानंद जी की, और उन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। पेरेग्रीन मिशन 1 जो है वो लॉन्च किया गया है। पेरेग्रीन मिशन 1 जो है लॉन्च किया गया है। किसने किया है लॉन्च इसको? नासा ने किया है इसको लॉन्च। किस रॉकेट से? VC-25 से लॉन्च किया है। कहाँ से? तो कैप कैनावरेल, फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये लॉन्च किया गया है। पेरेग्रीन मिशन किसका है? नासा का है। सिर्फ इतना ही याद रखो बस। एवियन फ्लू है ये, है ना, एक प्रकार से एवियन फ्लू जो कि देखा गया है। अलास्का पर्यावरण संरक्षण विभाग के अनुसार एवियन फ्लू से आर्कटिक क्षेत्र में ध्रुवीय भालू की मृत्यु हुई है। तो जो ध्रुवीय भालू है उसके बारे में बात की जा रही है। सीधा सा आगे जो याद रखना है वो ध्रुवीय भालू के बारे में याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय मांसाहारी है ध्रुवीय भालू। इसका वैज्ञानिक नाम उर्सस मैरिटिमस है, और इसको IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल स्थिति में रखा गया है ध्रुवीय भालू को। अगली खबर है ऑस्ट्रेलियन मास्टर ऑफ द अमेच्योर चैंपियनशिप से। तो ये गोल्फ की एक प्रतियोगिता है जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही भाग लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन मास्टर ऑफ द एमेच्योर चैंपियनशिप 2024 क्या है? गोल्फ प्रतियोगिता है। कहाँ आयोजित हुई है? 9 से 12 जनवरी 2024 को साउदर्न गोल्फ क्लब मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई है। पुरुष वर्ग में विजेता रहे हैं ऑस्ट्रेलियन मास्टर ऑफ द एमेच्योर चैंपियनशिप में फोनिक्स कैंपबेल जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं वो विजेता रहे हैं, और सिद्धार्थ नदीमपल्ली ऑस्ट्रेलिया के उप विजेता रहे हैं। वहीं महिला वर्ग में जो विजेता रही हैं वो रियान मिखाइला मालिक्सी जो कि फिलीपींस की हैं। तो देखो विजेता विशेष रूप से याद रखने, हाँ कोई भारत से संबंधी हो तो बात अलग होती है। तो भारत से संबंधी हैं अवनी प्रशांत, भारत के हैं, है ना। ये उप विजेता रही हैं महिला वर्ग में। तो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन मास्टर ऑफ द एमेच्योर चैंपियनशिप की, जो कि गोल्फ की एक प्रतियोगिता है। पुरुष वर्ग में विजेता रहे हैं फोनिक्स कैंपबेल, और महिला वर्ग में विजेता रही हैं रियान मिखाइला मालिक्सी, है ना, ये याद रखना है। अगली खबर है अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं न्यूजीलैंड के टिम साउदी। ये क्रिकेटर हैं जो कि बॉलिंग करते हैं, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि हासिल की है इन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध ऑकलैंड के ईडन पार्क में पहले T20 मैच में। इस मैच में इन्होंने 4 विकेट लिए थे, है ना। और इस मैच के बाद साउदी जो है ना खिलाड़ी, उनके विकेटों की संख्या हो गई है 118 मैचों में। तो टिम साउदी एक क्रिकेटर हैं, ये याद रखना है। T20 क्रिकेट फॉर्मेट में इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं टिम साउदी, ये याद रखना है ना बस। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 प्रदत्त कर दिए गए हैं। कब? 9 जनवरी 2024 को। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय जो है उनको आप जानते ही होंगे, है ना, पर्वतारोही थे। तो पुरस्कार पे आते हैं हम वापस से, तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए हैं। और कौन कौन है इसके विजेता? तो सविता कंसबाल, इनको मरणोपरांत दिया गया है लैंड एडवेंचर श्रेणी में। तुलसी चैतन्य मोथुकुरी, इनको वाटर एडवेंचर श्रेणी में। अंशु कुमार तिवारी एयर एडवेंचर श्रेणी में, और प्रवीण सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में इनको दिया गया है। ये 4 नाम आपको तेंजिंग नॉर्वे पुरस्कार के लिए याद रखने हैं। सविता कंसवाल, तुलसी चैतन्य मोथुकुरी, अंशु कुमार तिवारी और प्रवीण सिंह। विशेष तथ्य यह है कि यह जो पुरस्कार है 1993-94 से प्रदान किया जा रहा है। हेपेटाइटिस
ए के लिए देश का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च कर दिया गया है। किसके द्वारा? हैदराबाद की कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा ही बनाया गया है हेपेटाइटिस ए के लिए स्वदेशी टीका। यह नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी की संबद्ध कंपनी है। कौन सी? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स। इस टीके का नाम जो है हैविस्योर है और यह टीका हेपेटाइटिस ए संक्रमण से लड़ने में सक्षम है। अगली खबर है एक वाहन एक फास्टैग पहल, जो कि शुभारंभ हुआ है 15 जनवरी 2024 को। शुभारंभ करता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। यह पहल जो है, जो टोल प्लाज्मा होते हैं ना, उन पे एक वाहन एक फास्टैग, ये पहल चलाई गई है। कब? 15 जनवरी 2024 को। आप परिचित होंगे इनसे पहले से। तो अगला क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे न्यूज़ पर। भूटान के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। तो कौन हुए हैं भूटान के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित? सोरेंग तोब्गे। कौन? सोरेंग तोब्गे जो है वो भूटान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। एक और क्वेश्चन है कि किसने बेंगलुरु कर्नाटक में बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी, इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया है? 19 जनवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक से इसका उद्घाटन किया है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम जो है शुभारंभ कब हुआ है? 19 जनवरी 2024। कहाँ से? बेंगलुरु कर्नाटक से। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या है उद्देश्य इसका? देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में देश भर में अधिकतम बालिकाओं के प्रवेश को सहायता देना इसका उद्देश्य है। अगली खबर पराक्रम दिवस से है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, तो 23 जनवरी 2024 को इस बार मनाया गया है ना। और केंद्र सरकार ने 2021 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जाने तो इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 में किया गया था। मतलब हुआ था इनका जन्म, माफ़ कीजिएगा, किया गया था, निकल गया मुँह से। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है ना, ये इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। वर्ष 1938 वह कांग्रेस के हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने वर्ष 1920 भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। वर्ष 1939 में उन्हें द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। द इंडियन स्ट्रगल उनके द्वारा लिखी एक पुस्तक है। तो पूछा जाए द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? 1939 में की थी। 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार की भी घोषणा की थी। भारत ने किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौता, कौन सा? प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, हमें ये बताना है। तो भारत ने ऐसा किया है, ताइवान के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता क्या है? तो ये भारत और ताइवान के मध्य हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में किया गया है। बस इतना ही याद रखना है। फरवरी 2024 में किसके द्वारा युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है ऐसा इसरो के द्वारा। युविका जो कार्यक्रम है किसने घोषणा की है उसकी? इसरो ने की है। क्या है युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका? तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का कार्यक्रम है। इसका कार्यक्रम का अंग्रेजी नाम है यंग साइंटिस्टिक प्रोग्राम, है ना। और ये संचालित होगा 13 से 24 मई 2024 तक। हाल ही में कौन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन? नवाफ सलाम। कौन? नवाफ सलाम जो है इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नवाब सलाम कौन है? तो ये लेबनान के जज हैं, है ना। और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नए अध्यक्ष चुने गए हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। 2018 से इस कोर्ट के सदस्य थे ये, और स्थान लिया है इन्होंने जॉन डोनोग्यू का। इनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होगा। अब हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 1945 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट संस्थान है और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो राष्ट्रों के बीच सामान्य विवादों का निपटारा करता है। मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। नीदरलैंड में जो हेग है वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है।
फरवरी 2024 में आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की तीसरी बैठक कहाँ की गई है? किसकी? आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम सम्मेलन 2024 है, ये हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है वो कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है कि ये 20 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। ये गरीबी, लैंगिक समानता, बेरोजगारी, मानव अधिकार, है ना, सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों में सामाजिक न्याय के मुद्दे को बढ़ावा देता है। और इसका विषय रहा था, जो मुख्य विषय था इस बार, ब्रिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंस, है ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इस बार पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। मानव बंधुत्व दिवस याद रखना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का इस बार विषय रहा था जो शांति और सहयोग के लिए मानव बंधुत्व, है ना, तो ये आपको याद रखना है। अभ्यास वायु शक्ति की बात की जा रही है और ये जैसलमेर में आयोजित किया गया था। कहाँ पर प्रस्तावित है? जैसलमेर में प्रस्तावित है अभ्यास वायु शक्ति। ये जो है जैसलमेर में प्रस्तावित है और ये वायुसेना का है अभ्यास वायु शक्ति। भारत ने किस देश में यूपीआई लॉन्च किया है? तो ये किया है फ्रांस में। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और बहुत चर्चा में रही थी, तो देखते हैं। भारत द्वारा फ्रांस में यूपीआई लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? एफिल टावर में। यूपीआई क्या होता है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। साथ ही यह एक भारत की मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा वर्ष 2016 में विकसित किया गया था। अगली खबर है, वर्ष 2024 में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 17 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया है। विश्व पेंगोलिन दिवस जो होता है वो प्रति वर्ष फरवरी माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार 17 फरवरी को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? ताकि पेंगोलिन के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य होता है। पेंगोलिन जो होते हैं इसकी 8 प्रजातियों में से एक भारतीय एवं एक चीनी पेंगोलिन भारत में पाए जाते हैं। तो भारत में 2 प्रकार के पेंगोलिन आपको मिलेंगे, चीनी पेंगोलिन मिलेंगे और भारतीय पेंगोलिन मिलेंगे। चीनी पेंगोलिन जो है वो उत्तर पूर्वी भारत और भारतीय पेंगोलिन जो है वो अत्यधिक शुष्क क्षेत्र हिमालय और उत्तर पूर्वी भारत के अलावा संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2024 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता बेंगलुरु ओपन जो था 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हमें ये बताना है कि जो बेंगलुरु ओपन है इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेफानो नेपोलिटानो ने इसको जीता है पुरुष वर्ग में, है ना। तो बेंगलुरु ओपन 2024 है प्रतियोगिता बेंगलुरु में आयोजित की गई। इसमें पुरुष वर्ग में विजेता रहे हैं स्टेफानो नेपोलिटानो, इटली के हैं ये। सिर्फ आपको विजेता का नाम याद रखना है ना, उप विजेता का नहीं। ऐसी सारी चीज़ें तो याद रखना कठिन होता है। पुरुष युगल विजेता में साकेत मायनेनी और रामकुमार रामनाथन दोनों ही भारत के हैं। ये विजेता रहे हैं। तो पूछा जाए साकेत मायनेनी का किससे संबंध है, किस खेल से? तो टेनिस से। और रामकुमार रामनाथन भी टेनिस से संबंधित हैं। अगली खबर है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप से। तो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप जो है ना, ये आयोजित की गई थी सायालम, सेलांगोर और मलेशिया में। पुरुष वर्ग का जो परिणाम रहा है उसमें स्वर्ण पदक चीन ने जीता है, रजत पदक मलेशिया ने और कांस्य पदक जापान और दक्षिण कोरिया ने। वहीं महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जो है वो भारत ने जीता हुआ है, रजत पदक थाईलैंड और कांस्य पदक इंडोनेशिया ने जीता है। जनवरी 2024 में कौन सा देश चांद की सतह पर उतरने वाला 5वां देश बन गया है? तो ऐसा किया है जापान ने। जापान चांद की सतह पर उतरने वाला 5वां देश बन गया है। ये ऐसा कब किया है? जनवरी 2024 में ही। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, तो एक तो नाम याद रखना है कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा। चंद्रयान स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग मून मिशन जो है ना, इसने सफलतापूर्वक चांद पर क्या की है? सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, उसने अपना जो चंद्रयान स्लिम भेजा था वो सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। कहाँ पर? चंद्रमा पर। इस लैंडर को अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर से
चांद पर भेजा गया था? किसके द्वारा? मून स्नाइपर के द्वारा भेजा गया था। किस मिशन को? चंद्रयान स्लिम को। अंतरिक्ष यान ने ऑप्टिकल नेविगेशन के उपयोग करके चांद पर सटीक और सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसके साथ ही अमेरिका, रूस, चीन और भारत के बाद जापान उपलब्धि हासिल करने वाला 5वां देश बन गया है। तो ये 5 देश कौन कौन से हैं आपको नाम याद रखने हैं? अमेरिका, रूस, चीन, भारत और भारत के बाद अब जापान का नाम भी शामिल हो गया है। अगली खबर है डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब से, है ना। तो देखते हैं डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब का आयोजन कहाँ किया गया है? शिखर सम्मेलन का तो इसको आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। इसके बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है। हाँ, 4 फरवरी विशेष रूप से याद रखनी है कैंसर डे के लिए, है ना। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन था। विश्व कैंसर दिवस की इस बार जो थीम थी वो थी टुगेदर वी चैलेंज दो इन पावर, है ना। ये थीम आपको याद रखनी है। वर्ष 2022 से 2024 के मध्य निर्धारित इस दिवस का फोकस है क्लोज द कैंसर गैप, है ना। ये इसका क्या है? फोकस है इस पर। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है काहिरा मिस्र में संपन्न ISSF विश्व कप 2024 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। क्या है ये? तो देख लेते हैं इसको। यही एक निशानेबाजी प्रतियोगिता है ISSF विश्व कप 2024। निशानेबाजी की प्रतियोगिता है जिसमें भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत ने 6 पदक जीते हैं जिसमें 2 स्वर्ण पदक हैं और 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक है। पदक तालिका में दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन है ना। तो ग्रेट ब्रिटेन का भी नाम याद रखना है। और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। तो ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता में दिव्यांश हैं पवार। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसने? दिव्यांश हैं पवार। तो पूछा जाए दिव्यांश हैं पवार का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से। रिदम सांगवान और उज्ज्वल मलिक इन्होंने मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता है स्वर्ण पदक। जनवरी 2024 को शुरू किया गया कोयला खान भविष्य निधि संगठन का वेब पोर्टल सी केयर्स। तो ये किसका है? भविष्य निधि संगठन का है वेब पोर्टल सी केयर्स। किसके द्वारा विकसित या डिजाइन किया गया है? तो ये किया गया है CDAC के द्वारा विकसित किया गया है। सी केयर्स क्या है? कोयला खान भविष्य निधि संगठन का एक वेब पोर्टल है। किसने शुभारंभ किया है? कोयला खान एवं संसदीय मामलों के मंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेशनल मंडेला अवार्ड जो है ये बेंगलुरु राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य स्नायु विज्ञान संस्थान को दिया गया है। ये अभी हम पहले देख चुके हैं इस न्यूज को, है ना। ये प्रश्न है, इसको देखिएगा आप। 2024 में संगम डिजिटल ट्विन पहल का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? संगम डिजिटल ट्विन का पहल का अनावरण जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है दूरसंचार विभाग के द्वारा। एक और क्वेश्चन है फरवरी 2024 को विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया स्वाति पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो पोर्टल है स्वाति पोर्टल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के द्वारा विकसित किया गया है। स्वाति पोर्टल लॉन्च हुआ है कहाँ पर? भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में, है ना। किस लिए? ताकि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा सके। विकसित किसने किया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के द्वारा इसे विकसित किया गया है ना। और यही इसका रख रखाव जो है वो कर रहा है स्वाति पोर्टल का। स्वामी दयानंद सरस्वती से न्यूज है। ये प्रसिद्ध दार्शनिक एवं समाज सुधारक थे। इस बार वर्ष 2024 में इनकी 200वीं जयंती मनाई गई है। इस उपलक्ष्य में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके जन्मस्थली टंकारा मोरबी गुजरात में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्चुअली संबोधित किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित स्टैटिक जीके को देखें तो इनका जन्म जो है वो 12 फरवरी 1824 को हुआ था। और स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर हुआ करता था। इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो कहाँ पर? मुंबई में। कब? 1875 में। वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया है। इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो यह भी याद रखना है आपको।
इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। अगली खबर कुछ इस प्रकार है कि नौवा रायसीना डायलॉग जो है ना, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो सिर्फ यही याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। अभ्यास मेलन ये जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में आयोजित एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो पूछा जाए मिलन अभ्यास कैसा है, तो नौसैनिक कहाँ आयोजित हुआ था इस बार 2024 में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो वर्ष 17 फरवरी 2024 को प्रसिद्ध गीतकार गुलजार, संपूर्ण से कालरा जिनको कहा जाता है गुलजार, और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाने की घोषणा की गई है। गुलजार हिंदी सिनेमा में अपने बेहतरीन काम के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने उर्दू में अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था गुलजार को 2002 में। 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है और 2004 में भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक और लेखक हैं। वह चित्रकूट के तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं कौन, रामभद्राचार्य जी। 2022 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गोवा के लेखक दामोदर मौजी को दिया गया था, है ना। तो 2022 का भी याद रख लेना है, 58वां भी और 57वां भी दोनों याद रख लो। अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है ना। तो ये इसका उद्घाटन करता थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, है ना। और ये अबू धाबी का पहला मंदिर है। किस शैली में बन रहा है, नांगर शैली में बन रहा है और राजस्थान के गुलाई पत्थरों का प्रयोग हो रहा है इसमें। वर्ल्ड डिफेंस शो की बात करते हैं, कहाँ आयोजित हुआ है, रियाद में आयोजित हुआ है वर्ल्ड डिफेंस शो। सिर्फ इतना ही याद रखो कि कहाँ आयोजित किया गया है, रियाद में। नायब बुकेले किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं, तो अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं नायब बुकेले, है ना। हम जाने तो यह अल सल्वाडोर जो है ये मध्य अमेरिका में स्थित है। राजधानी सैन सल्वाडोर है और मुद्रा जो है अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। मियो ओका जो है ये, मियो ओका के बारे में जान लेते हैं। तो ये नई कंट्री निदेशक बनी है एशियाई विकास बैंक की। मियो ओका क्या बनी है, नई कंट्री निदेशक। और इससे एडीबी जो कि एशियाई विकास बैंक है, इसका स्टैटिक जीके देखें तो एडीबी की स्थापना 1966 में हुई और मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। कुल सदस्य देश 68 हैं और वर्तमान अध्यक्ष मासा तसुगो असाकावा हैं। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो भारत ऊर्जा सप्ताह से है। इसका आयोजन जो है गोवा में किया गया है। कहाँ पर, गोवा में किया गया है। कब से, 6 से 9 फरवरी 2024 में भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन किया गया था गोवा में। तो ये गोवा में याद रखना है, भारत ऊर्जा सप्ताह है। एकमात्र सर्वव्यापी ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है ये, देश का सबसे बड़ा। इतनी चीज़ें याद रखनी है। फरवरी 2024 में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेक ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ये रूस से है खबर, कहाँ से, रूस से। तो रूस के ओलेग कोनोनेक ने क्या किया है, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का जो है रिकॉर्ड बनाया है। ओलेग कोनोनेक जो हैं ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं और इन्होंने सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है अंतरिक्ष में। कितने दिन का, 878 दिन टोटल जो है इनका रिकॉर्ड है। 12 घंटे से अधिक समय तक बिताया है इन्होंने अंतरिक्ष में, इसी में 878 दिनों में। जिन्होंने वर्ष 2015 में अंतरिक्ष में 878 दिन 11 घंटे 29 मिनट बिताए हैं। इस प्रकार से 12 घंटे जुड़े हुए हैं। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म, तो स्वयं के बारे में तो पहले पढ़ा होगा आपने कभी ना कभी, है ना। अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो स्वयं पोर्टल के बारे में, लेकिन अभी बात की जा रही है स्वयं प्लस पोर्टल की। ये स्वयं प्लस लिखा हुआ है ना, तो स्वयं प्लस पोर्टल जो होता है ना उसकी बात की जा रही है, प्लस की। इसमें बताया जा रहा है कि ये कब लॉन्च हुआ है, अनावरण हुआ है, तो 27 फरवरी 2024 को इसका अनावरण हुआ है।
किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा, कौशल, उद्यमिता विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। क्या है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म? तो व्यवहारिक शिक्षा, रोजगार, उद्यमशीलता, नौकरी केंद्रित और व्यवहारिक प्रशिक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रो कबड्डी लीग जो है, इससे खबर है, ये संस्करण है क्रम में 10वां और मेजबान देश रहा है भारत प्रो कबड्डी लीग का। प्रशासक प्रशासक कौन है? मसाल स्पोर्ट्स। पर 12 टीमों ने इसमें भाग लिया था। किसमें? प्रो कबड्डी लीग में 2024 में। और विजेता जो रही है ना, उसका नाम आपको याद रखना है, पुनेरी पल्टन। कौन सी? पुनेरी पल्टन जो है विजेता रही है, और उप विजेता रही है हरियाणा स्टीलर्स, है ना। ठीक है, ये बस 2 ही चीज़ें याद रखनी और कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन बीजिंग में। कहाँ पर? बीजिंग में किया गया है 2027 का जो आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? 2027 में बीजिंग में किया जाएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 2027 में बीजिंग में किया जाएगा। तो 2027 का मेजबान देश होगा चीन, है ना। चीन के बीजिंग में इसका आयोजन होगा, और ये जो है इसका 21वां संस्करण होगा। कुछ विशेष तथ्यों की बात करें तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस जो है 2025 का आयोजन टोक्यो जापान में किया जाएगा। कहाँ पर? टोक्यो जापान में 2025 का आयोजन किया जाएगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है। यह वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर है उज्जैन में स्थापित की गई है। कहाँ पर? उज्जैन में स्थापित की गई है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी खबर। तो उज्जैन मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट जीवाजी वैधशाला में ये वैदिक घड़ी लगाई गई है। इसका नाम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी रखा गया है, और उद्घाटनकर्ता थे मोदी जी। और यह घड़ी प्रदर्शित करेगी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषीय गणना और भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी। यह घड़ी जो है IST यानी कि भारतीय मानक समय और GMT ग्रीनविच मीन टाइम को दर्शाती है। भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट बनाया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु के थूथुकुडी में, जो कि एक तटीय गांव कुलशेखरपत्तनम में है। इसको भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट बनाया गया है। बस इतना ही याद रखना है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा बनाया जा रहा है। भारत का पहला स्पेस पोर्ट श्रीहरिकोटा में, दूसरा तमिलनाडु के कहाँ पर? ये है नाम थूथुकुडी में, है ना, तमिलनाडु। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये पूरी खबर पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ये 2 चरणों में आयोजित हुए हैं। पहला चरण जो आयोजित हुआ है 2 से 6 फरवरी 2024 तक, और दूसरा चरण 21 से 25 फरवरी 2024 तक। पहला चरण लेह लद्दाख में आयोजित हुआ था, और दूसरा गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। तो इसमें जो शुभंकर रहा है वो है सीन AC शान, यानी कि हिमतौंदिया जो है वो इसका शुभंकर था। संस्करण था ये 4था, है ना, विंटर्स गेम का। और प्रतिभागी 700 से अधिक एथलीट्स थे। पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो आर्मी सेना ने किया है ना। और आर्मी द्वारा विजित पदक कुल हैं 21। और पदक तालिका में उत्तर प्रदेश का स्थान तेलंगाना के साथ 7वें स्थान पर। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आर्मी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। कहाँ आयोजित हुए थे? लेह लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ये आयोजित हुए थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से योजना जो है उससे खबर है, ये योजना के 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं 24 फरवरी 2024 को, है ना। तो आप समझ सकते हो कि 2019 में 24 फरवरी को ही ये योजना शुरू हुई होगी। यह योजना शुरू की गई थी किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से। प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि इसमें दी जाती है, और नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था कहाँ से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 2019 में से लॉन्च किया गया था। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है, शून्य भेदभाव दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को, शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। मुख्य विषय क्या रहा है इस बार? सभी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी के अधिकारों की रक्षा इस बार विषय रहा है शून्य भेदभाव दिवस का। अगली खबर है, हाल ही में विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 1 मार्च को विश्व समुद्री खाद्य दिवस मनाया गया है।
विश्व समुद्री खाद्य दिवस 1 मार्च 2022 को, और मुख्य विषय था स्वस्थ समुद्री घास स्वस्थ ग्रह। अगर आप रिवीजन ध्यान से कर रहे हो तो सारी चीज़ें याद होंगी, है ना, क्योंकि एक वीडियो को आपको कम से कम दोबारा से देखना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, या फिर आपको पीडीएफ से पढ़ना पड़ेगा। और पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। आप टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें अधिकारी बाबू MPPSC, तो हमारा ग्रुप आ जाएगा। जो यूट्यूब पर लोगो लगा हुआ है ना, वही टेलीग्राम पे लगा हुआ है। डेंगू के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। कहाँ पर, किस देश में? तो पेरू देश में की गई है। डेंगू के बढ़ते मामलों को दृष्टिगत रखते हुए क्या किया गया है? आपातकाल की घोषणा की गई है डेंगू के कारण। कहाँ पर? पेरू देश में। बस इतना ही याद रखना है। नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो नागरिक सुरक्षा दिवस जो है वो 1 मार्च को मनाया जाता है। और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी मनाया जाता है 1 मार्च को ही, अभी हमने देखा था। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है 2024 जारी किया गया है। किसके द्वारा? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। इस बार 12वां संस्करण था, 55 देश इसमें शामिल थे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में तो पहले ये याद रखना है किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक में शीर्ष 5 देशों में यूएसए सबसे अधिक स्कोर के साथ टॉप पर है। यूके, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन। वहीं भारत का 42वां स्थान है, और जबकि भारत गत वर्ष में 42वें स्थान पर ही था और अभी भी 42वें स्थान पर ही है। समुद्र लक्षणम 2024 की बात करें तो ये क्या है? ये भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है, तो ये याद रखना है। समुद्र लक्षणम 2024 भारत और मलेशिया का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। कब? 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक ये हुआ था, और कहाँ पर? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि समुद्र लक्ष्मण जो युद्धाभ्यास है ना, वो भारत और मलेशिया के बीच हुआ था, है ना। टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट, है ना, तो ये बात की जा रही है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को बढ़ावा देने के लिए किस देश में फाल्कन फाउंडेशन की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है संयुक्त अरब अमीरात में। फाल्कन फाउंडेशन की शुरुआत की गई है। क्या है फाल्कन फाउंडेशन? एक गैर लाभकारी संस्थान है जो संयुक्त अरब अमीरात में है। कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात में है। और कैसा है? गैर सरकारी संगठन है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद इसको लॉन्च करता है। तो पूछा जा सकता है कि क्या है? तो एक गैर लाभकारी संगठन है। कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात UAE में है। इतना आपको याद रखना है। अगली खबर है 33वां GD बिड़ला पुरस्कार 2023 घोषित हुए हैं। कौन से? 33वें क्रम के। ये किसे? जो बिड़ला पुरस्कार है 33वां, ये दिया गया है प्रोफेसर अदिति सेन डे को। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। किस लिए? भौतिकी विज्ञान में क्वांटम सूचना संगणना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रोफेसर अदिति सेन को GD बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक होंगी। वह हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान के भौतिक विभाग में कार्यरत हैं, है ना, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और देखते हैं क्या है उसमें महत्वपूर्ण। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है इसमें जवान को चुना गया है। किसको? जवान सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है इस बार 2024 में। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में 12th फेल को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो हैं वो रानी मुखर्जी चुनी गई हैं फिल्म श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे में। इस फिल्म के लिए रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। कौन से अवार्ड में? तो ये हैं अवार्ड दादा फाल्के पुरस्कार, है ना, 2024 की बात कर रहे हैं हम। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपको याद रखनी है जवान। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रखनी है याद क्रिटिक्स में 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो हैं वो रानी मुखर्जी को याद रखना है। इसके बाद जो है आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स में विक्की कौशल, है ना, फिल्म सैम बहादुर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में करीना कपूर खान फिल्म जाने जान के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में संदीप रेड्डी वांगा जो कि फिल्म एनिमल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिटिक्स में एटली को चुना गया है जिन्होंने जवान फिल्म को क्या है किया है? निर्देशन किया है।
वेब सीरीज ऑफ द ईयर फर्जी चुनी गई है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब सीरीज में शाहिद कपूर चुने गए हैं फर्जी सीरीज के लिए ही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वेब सीरीज में सुष्मिता सेन और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक वरुण जैन एवं सचिन जिगर को चुना गया है जरा हट के जरा बचके के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक में अनिरुद्ध रविचंद्र को चुना गया है। अभ्यास शांति प्रयास, कौन सा अभ्यास है? शांति प्रयास एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास है और इसमें नेपाल के पंचखाल में वीरेंद्र शांति संचालन प्रशिक्षण केंद्र में ये आयोजित हुआ था। अभ्यास शांति प्रयास। इस अभ्यास में अमेरिका और नेपाली सेना के जवानों के साथ 17 अन्य देश शामिल हुए थे। इसमें भारत भी शामिल हुआ था, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। तो इसको आपको याद रखना है, अभ्यास जो है शांति प्रयास। अब हम इनसेट 3 की बात करते हैं। डीएस का सफल परीक्षण किया गया है। इनसेट 3 डीएस का सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ पर? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा किया गया है इसे। अगली खबर है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है रियो डी जेनेरो ब्राजील में। तो पूछा जाएगा जब भी तो यही पूछा जाएगा कि G20 मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुई है आयोजित। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की बात की जा रही है। कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। लोगों में कृमि के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस दिवस की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2015 में की गई थी। भारत में सबसे बड़ा हाइड्रोजन उत्पाद केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी की बात करें तो यह विद्युत उत्पादन में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में की गई थी और यह एक महारत्न कंपनी भी है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2024। तो 21 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट और इस बार मुख्य विषय रहा है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। उद्देश्य क्या है? वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है और पहली बार मनाया गया था 2012 में। 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है 2023 की, है ना। इसे जारी करता है स्विस संगठन IQR एयर, है ना। IQ एयर जो है वो इसे जारी करता है। ये 6वां संस्करण था। इसके अनुसार जो रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं उसको देखें तो 7 देश ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड, मॉरिशस और न्यूजीलैंड WHO की वार्षिक PM 2.5 गाइडलाइन को पूरा करते हैं। वहीं इसके अनुसार वर्ष 2023 में विश्व के शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित देशों में और उनमें PM 2.0 का स्तर जो है वो बांग्लादेश में सबसे अधिक, फिर पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर भारत आता है, तजाकिस्तान और बुर्किना फासो ये शामिल हैं। बिहार के बेगूसराय वर्ष 2023 में विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र माना गया है। कौन सा? बिहार का बेगूसराय। वर्ष 2018 के बाद नई दिल्ली लगातार चौथे वर्ष भी विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है मध्य प्रदेश के लिहाज से। 50वां खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? पहले तो याद रखना है कि छतरपुर में ही आयोजित हुआ है ना। और किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी और कला अकादमी द्वारा ये आयोजित होता है। इस महोत्सव की जो शुरुआत है 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 75 में हुई थी। खजुराहो स्मारक समूह को वर्ष 1986 में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा मिला था। कब? 1986 में। खजुराहो के ज़्यादातर मंदिर चंदेल राजवंश के समय बनाए गए थे। तो यह भी एक पॉइंट आपको याद रखना है। गीता बन्ना, प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री गीता बन्ना जो है इनको वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए कार्यालय के निदेशक के रूप में चुना गया है। किसको? वैश्विक पर्यावरण सुविधा को। तो वह इस भूमिका को संभालने वाली विकासशील देश की पहली महिला बन गई हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 की बात करें तो बार्सिलोना स्पेन में आयोजित हुई है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। कहाँ पर? बार्सिलोना स्पेन में। किसके द्वारा? दूरसंचार कंपनियों के वैश्विक संगठन GSM एसोसिएशन द्वारा ये आयोजित हुई है।
फरवरी 2024 को प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उधास का निधन हो गया है। किस वर्ष पद्मश्री मिला था इनको, तो ये बताना हमें किस वर्ष पद्मश्री मिला था। तो ये मिला था इन्हें 2006 में। इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। प्रसिद्ध गजल गायक हैं और 26 फरवरी 2024 को इनका निधन हो गया है 72 वर्ष की आयु में। इनका जन्म गुजरात में हुआ था 1951 में, और उन्होंने फिल्म नाम में गायकी से प्रसिद्धि मिली, जिसमें उनका एक गीत चिट्ठी आई है काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। उन्हें वर्ष 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगली खबर है कल्पना फेलोशिप कार्यक्रम लॉन्च हुआ है। ये कब लॉन्च हुआ है? फरवरी 2024 में लॉन्च हुआ है। और किसने? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है कल्पना फेलोशिप कार्यक्रम। किसके लिए? अंतरिक्ष में क्षेत्र में महिलाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु इसको लॉन्च किया गया है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ तक मार्च तक का जो करंट अफेयर्स है हमने कंप्लीट कर लिया है। एक वीडियो और आएगा तो 2024 का जो अभी तक का करंट अफेयर्स है, जितना हमारे एग्जाम में पूछा जाना है उतना कंप्लीट हो जाएगा, और फिर 2023 का करंट अफेयर्स शुरू होगा, जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर इसके वीडियो को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।